गुड मॉर्निंग मेरे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं एवं मेरे दोस्तों। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से। आज मैं आपको समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण के बारे में बताऊंगा। उसको बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन जो है वो प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है। समाज का स्वरूप एकात्मक होते हुए भी विविध सामाजिक अंगों से युक्त होता है। व्यक्ति अपने शैशव काल से ही अंत्यक्रियाएं करते हुए आगे बढ़ता है तथा सामाजिकता प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न सामाजिक अंगों में परिवार, माता पिता, पारस्परिक संबंध आदि सम्मिलित है। व्यक्ति इन संस्थाओं समूहों से जितना अधिक अधिक अनुकूलन कर लेता है, समाजीकरण की प्रक्रिया भी उतनी अधिक पूर्णतः आ जाती है। इस प्रकार उसके कुछ अंग या अभिकरण तथा संस्थाएं निम्न हैं। आइए जानते हैं कि पहली संस्था कौन होती है। पहली संस्था परिवार होती है। बालक को समाज के योग्य बनाने में पहला कार्य परिवार संपन्न करता है। परिवार में बालक को सुरक्षा मिलती है, उसका पोषण व विकास होता है। अगर परिवार में माता पिता, भाई बहन वह अन्य रिश्तेदार का सहयोग बालक के विकास में सही है तो उसका विकास उचित दिशा में सुनियोजित करता रूप से होगा। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण के अनेक अभिकरणों में परिवार भी एक है। आइए जानते हैं दूसरे उस अभिकरण के बारे में। पड़ोस पड़ोस भी एक प्रकार का बड़े परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति व सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से वह यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक का व्यक्तित्व के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस खराब है तो बालक को बिगड़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में रहना पसंद करते हैं। आइए तीसरे अंक के बारे में, जो स्कूल है, जानते हैं। विद्यालय के बारे में। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यालय इस प्रक्रिया में औपचारिक अभिकरण है। इसका वास्तविक प्रभाव जो है किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद प्रारंभ होता है ना बच्चों। इस समय बच्चे के मन में नवीन विचार उत्पन्न होते हैं और इन काल में बच्चों में नई आदतों का निर्माण होता है जो जीवन भर उसके व्यक्तित्व का अंग होते हैं। परिवार के पश्चात समाजीकरण का कार्य स्कूल करते हैं। ये समाज के आदर्श मूल्यों मान्यताओं से बालकों को परिचित कराते हैं और बालक तदनुसार व्यवहार करने को कहते हैं। विद्यालय की प्रतियोगिताओं से बालक जिन स्वस्थ प्रतियोगिताओं में भाग लेना सीखता है। विद्यालय में अच्छे अध्यापक अच्छे विद्यार्थी के लिए एक रोल मॉडल होते हैं जो उसके समाजीकरण में सहायता होते हैं। बच्चों को विद्यालय में अपने से भिन्न आयु लिंग सदस्यों के साथ अनुकूलन करने में आवश्यकता होती है। इससे उसके अनुकूलन करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि आ जाती है। इस समय उसके परिवार के सदस्य नवीन व्यवहारों की आशा करते हैं। इन दशाओं के अनुरूप किया गया परिवर्तन बच्चों में सामाजिकरण का आधार बन जाता है। इसकी वास्तविक सीख शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाती है। संस्थाओं के द्वारा ही बच्चों में समालोचनात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है। यही ज्ञान उसे उचित अनुचित वास्तविक तथ्यों के बीच में भेद करना सिखाता है। आइए चौथे अंक के बारे में जानते हैं, अभिकरण के बारे में, जो है विवाह। ठीक है, विवाह। देखिए, विवाह को व्यक्ति अपने नवीन जीवन की संज्ञा दी जाती है। इस जीवन में व्यक्ति अपने और पत्नी के बीच नवीन समायोजन स्थापित करता है। विवाह के पूर्व तो पति पत्नी अलग अलग विचारों, आदर्शों, अलग अलग रहन सहन का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन विवाह दोनों के विचारों में एक रूपता होना जरूरी है। इस तरह की एक रूपता जितनी अधिक होगी, समाजीकरण की प्रक्रिया भी उतनी सफल होगी। वैवाहिक जीवन के द्वारा व्यक्ति के उत्तरदायित्व का विकास, कर्तव्य निष्ठा, त्याग आदि शील गुणों का विकास होता है। इस प्रकार वे ये सभी क्रियाएं समाजीकरण में सहायक होती हैं। आइए पांचवें अंक के बारे में जानते हैं, जो उत्सव है। देखिए, भारत जो है वो उत्सवों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं।
इन उत्सवों में लोग अपनी द्वेष भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर दशहरे में रावण दहन के समय हजारों की संख्या में एक जगह एकत्र होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। इन उत्सवों में भाग लेकर वो सहयोग, प्रेम और देशभक्त प्रतिबद्धता आदि गुण सीखते हैं और सामूहिक रूप से खुशी मनाते हैं। आइए जानते हैं इसके 6वें अंक की ओर, जो है आर्थिक संस्थाएं। देखिए, विवाह के पश्चात व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सी संस्थाएं प्रभावित होती हैं। ये आर्थिक संस्थाएं प्रमुख हैं। इन संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति में सहयोग, सहकारिता, समायोजन को सीख करके समाज में रहना सीखता है। उसका समाज में अनुकूलन करना और भी सरल हो जाता है। आर्थिक जीवन की सफलताएं समाजीकरण की महत्वपूर्ण कसौटी है। आइए 7वें अंक के बारे में जानते हैं, जो है धार्मिक संस्थाएं। देखिए, इस तरह की संस्थाएं व्यक्ति के अंतर धर्म संबंधी पवित्रता, सत्यता आदि शील गुणों का विकास करके व्यक्ति के समाजीकरण में सहायता करती हैं। एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसने व्यक्ति के समाजीकरण में इतना अधिक योगदान दिया है जितना संसार में किसी भी समाज को देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आइए 8वें अंक के बारे में जानते हैं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। देखिए, इस तरह की संस्थाओं का प्रमुख कार्य व्यक्ति को समाज की संस्कृति सिखाना। संस्कृति से तात्पर्य मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय दशाएं हैं हमें चारों तरफ से प्रभावित करती हैं, उसकी संपूर्ण व्यवस्था संस्कृति कहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने प्रतिमानों, व्यवहारों के तरीकों, बहुत से भौतिक तथा अभौतिक परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, क्रियाओं को शामिल करते हैं। इनसे अनुकूलन किए बिना व्यक्तित्व का विकास किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ये संस्थाएं एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जिसमें व्यक्तित्व अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है एवं स्वयं का मूल्यांकन करता है, मतलब स्वयं मूल्यांकन करता है। आइए 9वें अंक के बारे में जानते हैं, जो समुदाय है। स्कूल के साथ बालक के विकास के लिए समुदाय भी उत्तरदायित्व है। इसका उत्तरदायित्व निर्वाह वह खेल कूद के समूह, समुदाय के संगठन आदि के रूप में करता है। समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं आदि के संयोग से सामाजिकता का निर्माण होता है। 10वां आइए जानते हैं जाति। देखिए, हर बालक किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। हर जाति अपना अपना इतिहास होता है और उसी के अनुसार बालक में जातिगत विशेषताओं से विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आइए 11वां जानते हैं आयु समूह, प्री ग्रुप जिसको पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं। बालक प्रायः परिवार के बाहर अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। खेल खेल में वह अनेक वस्तुओं, विभिन्न व्यवहारों के ढंग, रुचि, अनुकूलनशीलता, रीति रिवाज आदि सरलता से सीख लेता है। अब जानते हैं 12वां नातेदारी समूह। बालक के समाजीकरण में उसके माता पिता, परिवार एवं रिश्तेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बालक पितृपक्ष तथा मातृपक्ष वंश परंपरा की संस्कृति में नवीनता का अनुभव करता है। वही बालक विवाह होने पर विवाह के पश्चात एक तीसरे नातेदारी समूह में संबंध स्थापित करता है, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार है। वैवाहिक जीवन आरंभ होते ही पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि विवाह के पूर्व पति पत्नी का जो जीवन होता है वो पृथक पृथक विचारधाराओं, आदर्शों, रहन सहन, प्रथाओं के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अतः विवाह के उपरांत दोनों में अधिक मात्रा में होता है। उपरांत मनोवृत्तियों में एक रूपता होना आवश्यक होता है। इस समय अनुकूलन जितनी अधिक मात्रा में होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया भी उतनी सफल होती है। आइए 13वें है कि जो अंग है या अभिकरण है उसके बारे में जानते हैं। सामाजिक समूह। देखिए, समाज में सामाजिक स्थिति अर्जित करने के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक समूह व्यक्तित्व का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए जाति, धर्म व प्रजाति ऐसे सामूहिक समूह हैं जो व्यक्तियों को प्रारंभिक जीवन से ही यह बोध कराने लगते हैं कि वह किन किन व्यक्तियों से सामाजिक संपर्क रखे और किन से नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया में इन समूहों की भूमिका एवं प्रभाव को इसी तथ्य में समझा जाता है। एक व्यक्ति अपने विचार पास पड़ोस विद्यालय के
चाहे कितना भी अनुकूलन कर ले, परंतु अपनी जाति, धर्म एवं प्रजाति के अनुकूल व्यवहार न करने पर उसे कठोर तिरस्कार एवं उपहास का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे प्रशिक्षु, आज मैंने अभिकरणों के बारे में आपको समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस क्लियर कर दूंगा। इसके साथ अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।